नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां दिल्ली सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम विषयों पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से बात करते रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार कार्य भी किया जा रहा है। और अब इन सबके बीच आज दिल्ली दौरा, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, केंद्र के मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। आंचल, आज दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, कई विषयों पर चर्चा भी की जा सकती है, केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो है आपसे कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं और आपसे कुछ समय बाद, यानी कि देखिए ठीक 29 मिनट बाद ये माना जा रहा है कि वो आज जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात जो है ये बेहद खास होने वाली, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर मुलाकात होने वाली है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जिसको लेकर देखिए जल शक्ति मंत्री बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखिए ये कहते कि वहाँ कई ऐसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें बहुत ज्यादा बिजली की जो कैसे जरूरत है वो होने लगी है। इसलिए आज जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। और साथ ही देखिए उनका ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि बार बार देखिए जब भी वे दिल्ली आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर जाते हैं। या तो रेल की बात करें या फिर सड़क परियोजनाओं की बात करें। इसी कड़ी में देखिए जल शक्ति मंत्री से मुलाकात है, 5 बजे मुलाकात होने वाली है। और जैसे कि देखिए धामी जी ने आज वक्फ को लेकर भी आज चर्चा की थी। उन्होंने बोला है कि ये जो संशोधन किया जा रहा है बहुत सही किया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी अगर अभी संपत्तियां हैं वो अगर कब्जाई हुई हैं तो उस पर अब ये संशोधन के तहत जब ये कह सकते हैं कि जब आएंगी ये संपत्तियां बोर्ड की, तो उसमें कोई भी एक लीगल तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा। उसको देखिए डीएम को या किसी को देखिए उनके निगरानी में संपत्ति का जो ब्यौरा है वो भी देना पड़ेगा। तो यानी कि सीएम ने भी देखिए अपना बयान दिया है। और क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारी ऐसी मज़ारें थी अवैध जो कि तोड़ी गई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। तो फिलहाल देखिए आज का दौरा जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात के लिए खास है। अचल, आने वाले वक्त में केदारनाथ में उपचुनाव भी होने हैं, क्या इससे लेकर के भी चर्चा संभव है केंद्रीय नेतृत्व से? कि अभी फिलहाल का जो डेट है वो जल शक्ति मंत्री से ही मुलाकात का है। हो सकता है इसके बाद देखिए जैसे ऐसे कुछ और मंत्रियों से समय मिलेगा तो उत्तराखंड की और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, केदारनाथ भी उनमें से है क्योंकि 4 धामों में से एक है, तो उसको लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज का जो मुलाकात है वो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात उनकी होनी है। इसके अलावा बाकी अब देखना होगा कि और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट रहने वाले हैं जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे। ठीक है आंचल, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने सीएम धामी से अलग अलग सांस्कृतिक और लोक कला से संबंधित विषयों पर चर्चा की। आपको ये भी बता दें कि 12 अगस्त को गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन है। 12 अगस्त को ही उनके गीतों पर लिखी पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस पुस्तक को वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल द्वारा लिखा गया है।
और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और उसके लिए सब्सिडी को लेकर के बातचीत भी की। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है ताकि यहाँ की खूबसूरत वादियों में शूटिंग हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ अभिनेता राजपाल यादव के मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीएम धामी ने उनका उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा खास पटका पहनाकर स्वागत किया। इस पटके पर श्री राम लिखा था। इस दौरान दोनों के बीच फिल्म और फिल्म निर्माण को लेकर के बातचीत हुई। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की सुंदर वादियाँ, पहाड़ और नदियाँ हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। उत्तराखंड में हर साल करोड़ों पर्यटक पहुँचते हैं। वहीं सीएम धामी राज्य में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी कई जगह तेज बारिश की आशंका जताई है। खासतौर पर बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाकी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर जिले में भी तेज बारिश होने की उम्मीद जताई गई। और इसी पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। मानसून के आते ही जोशीमठ की चिंता फिर से बढ़ने लगती है। जोशीमठ में लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा डर का माहौल है। हर वक्त खतरा बना रहता है कि कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन में खौफ, रात में नींद गायब। ज्योतिर्मठ के 800 से ज्यादा घरों में दरारें। रातों को सो नहीं पा रहे लोग। हर समय रहता है डर का माहौल।
उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी लोग परेशान हैं। खासकर ज्योतिर्मठ विकासखंड यानी जोशीमठ पर फिर खतरा मंडराने लगा है। यहाँ के 2 गांवों में कई मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। यहाँ लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे मकानों में दरारें आ रही हैं। ग्रामीण रात भर सो नहीं पाते। यहाँ बहुत ज्यादा डर का माहौल है। यहाँ पंगनौ गांव में लगभग 50 से ज्यादा घर भूस्खलन की जद में हैं। गांव के ऊपर लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो वहीं गुलाबकोटी में बरसाती नाला गांव की तरफ बढ़ रहा है और तेजी के साथ गांव में कटाव कर रहा है, जिससे गांव के 14 परिवार खतरे की जद में हैं। पिछले साल भी पंगनौ गांव में बारिश के दौरान भारी भूस्खलन हुआ था। गांव के 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। पंगनौ में एक बार फिर खतरा बरकरार है, लेकिन गांव को अभी भी विस्थापित नहीं किया गया। पूरे चमोली जनपद में 70 से अधिक ऐसे गांव जो भूस्खलन की जद में हैं और यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन स्पष्ट विस्थापन नीति न होने की वजह से इन गांव का आज तक विस्थापन नहीं किया जा सका। ज्योतिर्मठ विकासखंड के कई ऐसे गांव हैं जो आज भी खतरे में हैं। न ही इन गांव में सुरक्षात्मक कार्य हुए, न ही गांव को विस्थापित किया गया। गांव ही नहीं बल्कि अब शहर भी भूस्खलन की जद में है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भू धसाव हो रहा है। 800 से ज्यादा मकानों में दरार पड़ चुकी है। 217 मकान खतरे की जद में है। हर समय का बना रहता है कि कभी कोई बड़ा हादसा न हो जाए। ऐसे में इन घरों में रहना खतरनाक है। प्रभावितों का कहना है मकान के पैसे का तो सरकार ने भुगतान कर दिया, लेकिन जमीन का पैसा अभी तक नहीं मिला। कुछ महीनों तक किराए के मकान पर रह रहे थे, अब किराए के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ऐसे में अपने उन्हीं घरों में लोग वापस लौटकर आ गए हैं। पिछले साल की उन तस्वीरों को शायद ही कोई भूला होगा, जब ज्योतिर्मठ दरक रहा था, पहाड़ टूट रहे थे, लोग बेबस थे और प्रशासन कोशिश कर रहा था कि सब कुछ संभल जाए। मानसून के दस्तक देने के साथ ही एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ज्योतिर्मठ में अभी भी दरारें नहीं भरी। जर्जर निर्माण के दरकने का डर लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम यात्रा का सबसे प्रमुख पड़ाव है, लेकिन अब जब देवभूमि में मानसून कदम रख चुका है, तो इस बार भी ज्योतिर्मठ को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रशासन का दावा है इस बार वो किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान लगातार हो रहे नुकसान को लेकर शासन प्रशासन आकलन में जुटा हुआ है, तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ने और प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्र में हुए नुकसान के आकलन के लिए 4 कमेटियों का गठन किया। ये कमेटी प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में पिछले 1 सप्ताह के भीतर हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करनी समेत वहां पर हुए नुकसान का आकलन करेगी। ये कमेटी ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर हुए नुकसान और प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अपनी एक पैरेलल रिपोर्ट भी तैयार करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि क्योंकि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और अगर बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होता तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले,
लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड आबकारी विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। लंबे वक्त से आबकारी विभाग में ट्रांसफर की चर्चाएं चल रही थीं। अब तबादला सूची जारी कर दी गई है। उत्तराखंड आबकारी विभाग में आबकारी मुख्यालय से लेकर जिलों तक में तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। खास बात यह है कि राजधानी देहरादून समेत नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जिलों में भी जिला आबकारी अधिकारी बदले गए। आबकारी विभाग में प्रमुख सचिव आबकारी एल फैनी ने तबादला आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव एल फैनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान को इसी पद पर उत्तरकाशी भेजा गया। उनके स्थान पर टिहरी में तैनात कैलाश चंद्र बिजोला को लाया गया है। रुद्रप्रयाग में तैनात लक्ष्मण सिंह को जिला आबकारी अधिकारी टिहरी का दायित्व सौंपा गया। शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार टलता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लगातार इसमें व्यवधान भी आता रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा में शहीद स्थल पर टीन शेड बनाया जाना था, जिसका राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध किया था और कहा था कि टीन शेड बनाने से इसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। जबकि मांग ये थी कि शहीद स्थल के बगल वाली जमीन पर संग्रहालय बनाया जाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के तहत मसूरी गोलीकांड की बरसी से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल पर टीन शेड बनाने के निर्देश नगर पालिका मसूरी को दिए, जबकि ये कार्य पहले सिंचाई विभाग को दिया गया था। जिसे पर्यटक आकर देखे कि कैसे मसूरी में जो है शहीद स्थल पर शहीदों कैसे छत लगाने का विरोध भी कर रहे हैं आप लोग इसका? छत तो इस जगह पर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। छत जो है इसके लगे हुए जो जगह है जिस पर ये संग्रहालय बनना है, जिस पर नगर पालिका ने संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी, उस पर संग्रहालय बनना चाहिए। कभी हमारे पास एक जीव आया है कि मसूरी शहीद स्मारक के सेट का निर्माण किया जाना, क्योंकि ये हमारी नॉलेज में था। पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देख रहा था और कल जब लेटर मिला तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि गुनाहगार पे निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल टीन सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है और भी काफी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। बिल्डिंग का शहीद स्थल का डिजाइन और दूसरा है मसूरी का डिजाइन सड़क से 30 फुट ऊपर है। अब 30 फुट ऊपर की छत के ऊपर अगर आप टीन सेट डालेंगे तो उसकी जो ब्यूटी इस शहीद स्थल की है, शहीद स्मारक की है, वो सब समाप्त हो जाएगी। वो उसको गलत तरीके से इन्होंने उसको वो ले लिया है, क्योंकि जो उस दिन घोषणा ये भी हुई थी कि यहाँ पर एक संग्रहालय बना जाएगा, जो ये शहीद स्थल को वहाँ ट्रॉली तक जो बनना था, और उस संग्रहालय में जो है उत्तराखंड की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड आंदोलन से जो बातें जुड़ी हुई हैं, जो उस समय के बहुत बड़े हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने जो है उत्तराखंड आंदोलन को चलाया, उनकी वहाँ जीवन परिचय होना चाहिए था। इस तरह से उसको बनाने की बात हुई थी। लेकिन आज जो परसों हम सीएम साहब से मिले थे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ आप बताइए वो काम कैसे नहीं हुआ अभी तक। हमने कहा जी काम तो शुरू हुआ ही नहीं, हमने को तो संग्रहालय बनना है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने ओएसडी से कहा कि आप तुरंत तो करिए। उन्होंने कल चिट्ठी भेज दी। अब वो चिट्ठी में लिख दिया उन्होंने कि सेट बनना है। सेट से तो कोई फायदा है नहीं, सारी खूबसूरती इसकी छिप जाएगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट और एआरटीओ कर्मचारियों के बीच हंगामा और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 16 नामजद किसानों पर लूटपाट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 5 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही 70 से 80 अज्ञात किसानों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एआरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें किसानों और एआरटीओ कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई थी। वहीं किसानों पर कार्यालय में तोड़फोड़ और कर्मचारी के साथ लूटपाट भी आरोप है। मामले में एसपी देहात का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।
ARTO रुड़की ऑफिस पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके संबंध में पीड़िता की लिखित तहरीर पर सभी संबंधित, जिनमें 16 नामजद एवं अन्य अज्ञात हैं, के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। हरिद्वार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक हुई है। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले के हर बूथ पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की योजनाएं भी बनाई गई। जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने सभी से अभियान में पूर्ण सहयोग की अपील की। बैठक में कई प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया सिंह ने नगर पालिका में विभिन्न विभागों की बैठक की। बैठक में अधिकारियों से शहर में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बरसात के दौरान हुए मार्गों के नुकसान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार में हो रहे भूदसाव का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। पहले तो यहाँ पे जो थोड़ा नुकसान हुआ है बरसात की वजह से, चाहे मॉल रोड हो गया या हमारे निगम के पालिका के ऑफिस के साइड में जो पुश्ता डहा है वो हो गया, गुलोगी का एरिया हो गया, वो सब इंस्पेक्ट किया गया और जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूर्ण करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है उनको। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में आज काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है, मतलब जो हम इनिशिएट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम नगर पालिका कि हम एक टोल फ्री नंबर चालू करेंगे। और क्योंकि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन अराउंड 70 to 75% होता है, तो जो छूट जाता है उसके लिए लोग यहाँ हमें कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ से उठाना है और हम समय के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वहाँ से कूड़ा उठवा लिया करेंगे। तो एक ये हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है, तो जो टूरिस्ट आता है उसको हम कोशिश करेंगे कि ट्रैश बैग दे दें। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्राओं की मौत के बाद अग्निशमन अधिकारी ने शहर के कोचिंग सेंटर्स का सर्वे करना शुरू कर दिया। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्र धारा रोड पर 2 कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। इसमें एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र प्राप्त मात्रा में पाए गए, जबकि दूसरे में बेसमेंट में होटल और ऊपर कोचिंग सेंटर चलने की बात सामने आई। बताया ये भी जा रहा है कि होटल संचालक ने आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने वाला रास्ता भी बंद करा दिया है। कोचिंग सेंटर की ओर से इसकी शिकायत एसएसपी से की गई। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होटल संचालक को रास्ता खोलने को कहा गया। सर्वे के दौरान होटल बंद था, ऐसे में पूरा निरीक्षण नहीं किया जा सका। सुरेश चंद्र रवि ने कहा कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मेरा कल मौसम ज़्यादा खराब था, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। जितनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमज़ोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है।